नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में इग्नू VPS 102 की जो टोटल यूनिट्स हैं यानी कि 13 जो यूनिट्स है जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करा था इस सब्जेक्ट के अंदर। और सेकंड वीडियो में BPSC 102 के फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें कितने टॉपिक्स को पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन करी थी, यानी कि समझा था कितने टॉपिक्स हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक, भारत सरकार का अधिनियम, यानी भारतीय संविधान की स्टार्टिंग कैसे हुई है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे लिखा है आपके सामने, ब्रिटिश संसद 1773 से लेके 1858 तक। वैसे कि हमारा सिलेबस का पार्ट है नहीं, हमारा सिलेबस का पार्ट है ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1858 से लेके 1947 में भी भारतीय संविधान की स्टार्टिंग हो गई थी। वो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि इन एक्ट के अंदर इंडिया के लोगों की भागीदारी थी, थोड़ी बहुत भागीदारी थी। और जो 1935 के बाद जो स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत बड़े लेवल पे थी। ठीक है, इसलिए हमें 1935 के टॉपिक को पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सरल शब्दों में बताऊं कि भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग करी थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, जो कि मौखिक तौर पे थी। ठीक है, और जो लिखित तौर पे सबसे पहले बढ़िया मांग हुई थी वो हुई थी 1935 के प्रस्ताव में, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार का अधिनियम, जिसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक भी हैं जो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। जब तक आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा है कि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक आपको वीडियोस मिलेंगे नहीं, आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब के सर्च कॉलम में जाके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप ही का फ़ायदा है इसमें, ना कोई पैसा खर्च होता ना इसमें कुछ। ठीक है, चलिए। और ये वाला जो टॉपिक है ये हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में जब जैसा जैसा सिलेबस मिलेगा तब उसमें टॉपिक ये पढ़े जाएंगे। ये वो समय था जब हमारा देश क्या था, गुलाम था। गुलाम तो इस टाइम में भी था, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़बरदस्त था। यहाँ पे ज़्यादा अंग्रेज़ों की भूमिका होती थी। रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया, ये सारे एक्ट थे जो अंग्रेज़ों ने स्थापित कर रखे थे। फिर 1858 में ताज का शासन आया। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, वहाँ इनसे शासन छीन लिया गया और इनको दे दिया गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, जिसे ब्रिटिश ताज का शासन भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आप सबको तो पता है कि अंग्रेज लोग कब आए थे, जब बहादुर शाह जफ़र हार गए थे अंग्रेज़ों से। चलिए, अब अपना जो हमारा सिलेबस का पार्ट है उससे हम पढ़ते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो लिखित रूप में भारतीय संविधान की जो स्टार्टिंग हुई है वो यहीं से हुई है। यहीं से रास्ता खुला था भारतीय संविधान का, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, जिसमें पहली सभा 1946 में हुई थी स्टार्टिंग। उसकी जो जड़ है 1935 से स्टार्टिंग हुई थी। जो भी हमें टॉपिक्स दिए गए थे, जो भी हमें, जैसे ब्रिटिश संसद है, मतलब जो भी अधिकार ऑलमोस्ट जो भी हमें संविधान में पढ़ने को मिलते, भाग, अनुसूची, अधिकार, वो सारे के सारे इस प्रस्ताव से संबंधित हैं। ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान का एक आईना भी कह सकते हैं, जो झलक इसमें मिल गई थी थोड़ी बहुत। चलिए पढ़ते हैं। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। और आज के टाइम में कितनी अनुसूचियां टोटल, लगभग 12। और कितने अनुच्छेद थे, 395 जब बन गया था। अब आता है इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी जी। पहला तो यही था कि ये उत्तरदायी सरकार, यानी कि भारत में इंडिया के लोगों की एक सरकार बनी थी इस प्रस्ताव के द्वारा, यानी लोगों की जो भागीदारी थी संविधान में, यानी देश के कार्य में बढ़ गई थी। इससे विशेषता ये है कि इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना जाएगा। आपको सबको मालूम है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि कहीं कहीं राज्य में कंपनी के लोग शासन कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, और कहीं कहीं पर यानी रियासतों में रजवाड़े कह लो या नवाब कह लो या राजपूत कह लो, वो लोग शासन करते थे अपने क्षेत्र में। तो इन दोनों को सेपरेट नहीं समझा जाएगा, एक जैसा ही समझा जाएगा। इस प्रस्ताव में बोल दिया गया, यानी सब समान होंगे, वहाँ पर अलग नहीं होंगे। अब आता है संघ सूची।
ये 59 विषय, राज्य में 54 संवर्ती सूची, ठीक है। इसके अंदर कुछ राइट्स दिए गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या राइट होंगे संघ सूची में, ठीक है। यानी संघ सूची में जितने भी बड़े बड़े विषय आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं। राज्य में जैसे कि पुलिस हो गया, नगर निगम हो गए, तो ये सारे पार्ट। और संवर्ती के अंदर होता है जहाँ पे संघ सूची और राज्य सूची, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, वो सारे विषय इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, वो सारे क्षेत्र, ठीक है। अविशिष्ट शक्तियाँ जो वायसराय को दे दी गई थी, और आज वर्तमान में अविशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? संघ सूची को, यानी केंद्र सरकार को। यानी ऐसा कोई विषय जो रह जाए, बच जाए, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो जिम्मेदारी होगी संघ सूची यानी केंद्र सरकार की, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, यानी कि राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि यहाँ पे लिखा भी गया है, दो शासक, जब दो शासक एक साथ सत्ता का उपयोग करते हैं, ठीक है। कोई पूछे द्वैध शासन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जब दो शासक एक साथ सत्ता का भोग करते हैं, उसे द्वैध शासन व्यवस्था बोलते हैं। अब इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको लाया कौन था इस व्यवस्था को? 1919 में लियोनेन कार्टेज के द्वारा लाया गया था, और 1935 के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया था, ठीक है। अब है सेकंड, राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी ऐसी सरकार बनाई गई जिसकी कुछ ड्यूटी भी है, ठीक है, जिसके कुछ कार्य भी हैं, ऐसी सरकार बनाएगी राज्यों में। अब आता है कि गवर्नर को, मतलब जो भी गवर्नर होगा, गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्री की सलाह पर काम करना आवश्यकता है, यानी कि जो भी गवर्नर बनेगा, जो राज्यों की विधान परिषद होगी, उसकी सलाह पर ही वो काम कर सकता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। और इस वाली व्यवस्था, ये जो व्यवस्था थी 1937 में आई और 1939 में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। हम जितनी भी ये बातें पढ़ रहे हैं नोट कर लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आता है सेकंड पॉइंट, 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है। 11 राज्यों में द्विसदन, आप सबको पता है जहाँ पे 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ा होगा आपने। 11 राज्यों में द्विसदन व्यवस्था प्रारंभ की। कुछ नाम थे ये, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम, और यहाँ पे लिख लेना संयुक्त प्रांत, ठीक है। मैं यहाँ कॉमा असम के बाद मैंने लिखा नहीं, लिख लेना संयुक्त प्रांत भी था, में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई थी, ठीक है। नोट बस लिख लेना यहाँ पे संयुक्त प्रांत, वो भी। तो 11 राज्यों में द्विसदन व्यवस्था प्रारंभ की थी, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदन विधानसभा परिषद और विधानसभा बनाई गई। और यहाँ पे ये भी अच्छा ऑप्शन दिया गया कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिकता प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार किया गया है। यानी कि अब लोग धर्म के नाम पे, यानी कि आप कैसे अल्पसंख्यक लोगों को भी राइट्स दिए गए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या उनको शासन में एक दर्जा दिया गया। यहाँ से थोड़ी बहुत स्टार्टिंग हो गई थी अल्पसंख्यकों के कार्य के लिए, और महिलाओं के लिए, और मजदूरों के लिए, ठीक है, जो पहले नहीं थी। विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति में होने की व्यवस्था की गई। विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, यानी कि डायरेक्ट मेथड से यूज़ करेंगे, यानी कि परामर्श भी कह सकते हो। इस मेथड से लोगों को इलेक्शन हुए, ठीक है, सलाह पर किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होने की व्यवस्था की। यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन चुने गए। 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया गया, ठीक है। 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसमें महिला शामिल नहीं थी, मतलब कि लगभग जितने भी भारत में लोग हैं 10% लोगों को राइट दे दिया। पहले कोई राइट नहीं था कि वोट दे सकते नहीं दे सकते, ये सब राइट दे दिए गए, ठीक है। देश की मुद्रा, ठीक है ना, देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1936 में जो लागू हो गया था, बनाया गया। यानी कि आप कह सकते हो आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसी कारण के फाइनेंशियल ईयर भी माना जाता है। कहते नहीं 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक
ये जो फाइनेंशियल यहीं से स्टार्ट हुआ था वो। और SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, ओके। विधानसभा 5 वर्ष, विधान परिषद स्थायी सदन जिसके सदस्य 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, विधानसभा 5 वर्ष के लिए, विधान परिषद के स्थायी सदन जिसके सदस्य 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ में होता है, राज्यसभा के 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 पर्सन्स रिटायर हो जाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, तीसरे वर्ष में तो जो हमारा संविधान बना तो उसमें दोबारा से संशोधन करा, ये सारी बातें। लेकिन आपको एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी, ये जो हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं वो सारी के सारे भारतीय संविधान में मिलती जुलती हैं, या यूँ कह सकते हो शामिल भी हैं। इसलिए हमारे भारतीय संविधान की जो स्टार्टिंग है लिखित तौर पे वो 1935 से ही हुई थी। चलिए दूसरा लाइन है, संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, 2 राज्यों के लिए संयुक्त राज्य सेवा आयोग की स्थापना करी गई। यानी कि आप कह सकते हो सिविल सर्वेंट सेवा के लिए, सिविल सर्वेंट लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाएगी, एक आयोग बनाया गया। जैसे हम UPSC की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 में UPSC की स्थापना करी गई थी सिविल सर्विस के लिए। उसी तरीके से इस एक्ट के अकॉर्डिंग संघीय लोक सेवा आयोग, मतलब IAS, IPS, IFS, इन सब के लिए एक स्थापना करी गई। इसके अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना करी, यानी कि ये कोर्ट भी बनाया गया इसकी। ठीक है, एक कोर्ट की जो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। ओके, और आपने इस एक्ट को पढ़ा तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी, ये सारी की सारी बातें हमारे भारतीय संविधान के अंदर भी क्या हैं, शामिल हैं। इसलिए हमारे भारतीय संविधान की जो शुरुआत थी, जो उत्पत्ति भी कह सकते हो, वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही हुई थी। आई होप आपको ये जो आज हमने पढ़ा ये समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये सारी बातें नोट ज़रूर करना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए पर्पस पे ज़रूरी है। और कोई बात आपको यहाँ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बस थैंक यू। मैं तारक चंद, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।